चलिए लास्ट क्लास जो पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज करेंगे। कहते देखें लास्ट क्लास अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था। कूलम्स लॉ में सबसे पहले ये देखा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस, कितने चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 R दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 अगर R दूरी पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इस फोर्स के बारे में कुछ कुछ पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे इस फोर्स के बारे में? कि ये फोर्स जो लगता है दोनों चार्जेस पे इक्वल लगता है एंड अपोजिट लगता है। फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसका मतलब ये चार्ज बड़ा है या ये चार्ज बड़ा है, इससे इस पे फोर्स और इस पे फोर्स अलग अलग नहीं होने वाला है, फोर्स जो है वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, जो फोर्स लगता है वो फोर्स इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, मतलब इस लाइन के अलोंग ही लगेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो यहां पढ़े थे वो पढ़े थे कि फोर्स जो लगता है, फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। अच्छा, कूलम्स लॉ कब वैलिड था? कूलम्स लॉ कब वैलिड था? जब ये दोनों चार्जेस कैसे हो, पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्ज की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या था कि चार्ज जिस बॉडी पे फैला हुआ उस बॉडी खुद की डायमेंशन, दो बॉडीज के बीच में जो दूरी है, अब जैसे मान लो ये दूरी मान लो R है, ये डायमेंशन A है, ये डायमेंशन B है। अगर ये R बहुत बड़ा है A और B से तो इनको पॉइंट चार्जेस मान सकते हो, पर अगर R खुद जो है वो A और B के कंपैरिजन में तो ये पॉइंट चार्जेस माने जाने वाले नहीं है, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होता है? देखो Q1 और Q2 पे फोर्स जो लगेगा फोर्स इतना लगेगा, और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगने के कारण इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। और नेट फोर्स अगर सिस्टम पे जीरो है, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, इसका मतलब इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहने वाला था। लीनियर मोमेंटम जो था वो कंजर्व रहने वाला था। ये लास्ट क्लास समझाया था, अरे याद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था कि ये जो फोर्स था, ये फोर्स को अपन ने बोला था कि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या था? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या था? सेंट्रल फोर्स का मतलब था कि जो फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक तो R पे डिपेंडेंट हो, दोनों चार्जेस की दूरी पे डिपेंडेंट हो, दोनों चार्जेस की दूरी पे डिपेंडेंट हो। जैसे ये देखो, ये जो फोर्स है सिर्फ R पे डिपेंडेंट है। दूसरा, फोर्स जो लग रहा है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लग रहा है, तो वो फोर्स कैसा हो जाएगा, सेंट्रल। तो ये बताया था। इसका एक और एग्जांपल बताया था, ग्रेविटेशन। एक और एग्जांपल क्या बताया था, ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो भी देखो, मास ये m1 मान लिया, ये मास m2 मान लिया, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो लगता है Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। इतना फोर्स लगता है। देखो फोर्स को देखो तो फोर्स R डिपेंडेंट है, फोर्स किस पे डिपेंड है, R पे। और जो फोर्स लगता है वो लगता है दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, मतलब इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, ये फोर्स भी कैसा फोर्स है, सेंट्रल, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट यहां पे अपन ने पढ़े थे। इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करे थे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, अच्छा यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था कि एक चार्ज की वजह से, मान लो ये चार्ज स्मॉल q है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो इस Q1 का फोर्स Q0 पे जो लग रहा है, Q1 का फोर्स Q0 पे जो लग रहा है वो फोर्स इस Q2 के प्रेजेंट होने या ना होने से चेंज होने वाला नहीं है। वो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमेशा K Q1 Q0 बाय R स्क्वायर ही रहेगा, भले ही ये यहां मौजूद हो चाहे नहीं हो, ठीक है। मतलब किसी तीसरे चार्ज के मौजूद होने या नहीं होने से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो चेंज होने वाला नहीं है। क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे? अच्छा, इसके बाद अपन ने यहाँ क्वेश्चन करना स्टार्ट करे थे। क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चनों से स्टार्ट करे थे ये, ठीक है। इसमें ये और ये पोर्शन जो है होमवर्क दिया था, करे हो? अरे करे हो? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो इन क्वेश्चन में। इन दोनों में डाउट है? अरे जवाब दो भाई। नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन अपन ने करा था यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सीखा क्या था? इस क्वेश्चन में सीखा था कि अगर दो नंबर का सम कांस्टेंट है, दो नंबर का सम क्या है, कांस्टेंट, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैक्सिमम तभी होता है जब वो दोनों बराबर हो जाए।
जब ए और बी बराबर होंगे तभी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होगा, अगर दोनों नंबर का सम कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ ये लाइन सिखाना था, ठीक है। देन अगला ये वाला क्वेश्चन करे थे, नहीं सॉरी इस क्वेश्चन में सीखा था, अरे सही है, ठीक है। अगला फिर ये वाला क्वेश्चन में शायद फर्स्ट करा था और सेकंड होमवर्क दिया था, अरे फर्स्ट यहां करा था, सेकंड होमवर्क दिया था, सेकंड क्वेश्चन करा होगा, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखें, ये डिस्कस करने के बाद यहां पे कुछ बताऊंगा भी इसे, इधर देखें। बोला थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो, ये था क्वेश्चन। थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो। इधर देखें, अगर मान लो थर्ड चार्ज यहां रख दिया जाए, ठीक है, तो ये मान लो थर्ड चार्ज यहां पे रख दिया, इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स किधर, सिर्फ डायरेक्शन बताओ पहले, क्या अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इधर की तरफ होगा। अरे सही है, तो पहली नजर में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, पर कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं जीरो होगा, इधर सुनो, इसकी वजह से जो यहां फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा के 9q बाई इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे क्या यही होगा? अब देखो ये चार्ज भी बड़ा और दूरी भी कम, चार्ज 9q है, ये चार्ज कितना है, जवाब देंगे क्यू, तो 9q जो है वो पास में रखा हुआ, तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो हमेशा ही बड़ा होने वाला है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? चाहिए चार्ज, सुनो ये चार्ज यहां 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 कहीं पे भी रख दो, थर्ड चार्ज जो है ये चार्ज यहां 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 कहीं पे भी रख दो, इसकी वजह से जो फोर्स है वो हमेशा बड़ा रहने वाला है कंपेयर टू ये। इसका मतलब इधर कभी भी नेट फोर्स जीरो होने वाला नहीं है। इधर यहां पे सुनो, यहां कहीं पे भी रखोगे तो नेट फोर्स किधर होगा, यहां कहीं पे भी रखूंगा तो नेट फोर्स किधर होगा, राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इधर की तरफ ज्यादा होगा, तो यहां नेट फोर्स कहीं पे भी जीरो होने वाला नहीं है, ठीक है। देन आगे इधर रखते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और ऐसे ही लगेगा। यहां नेट फोर्स जीरो हो सकता है, इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी जीरो होने वाला, तो यहां पे भी नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे और इसकी वजह से फोर्स जो है वो ऐसे, तो यहां पे भी नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। बचा ये पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ठीक है। हमने इधर देख लिया कि इधर नेट फोर्स जीरो नहीं है, ऊपर देख लिया नेट फोर्स जीरो नहीं है, नीचे देख लिया नेट फोर्स जीरो नहीं है, बची ये वाली और ये वाली पोजीशन। यहां देखिए, यहां पे अगर देखूं तो इसकी वजह से फोर्स, बोलो भाई राइट में, और इसकी वजह से फोर्स राइट में, यानी दोनों की वजह से फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी यहां तो जीरो होने वाला नहीं है, बीच में भी कहीं जीरो नहीं होगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, बचा सिर्फ ये एक पोजीशन यहां पे, इधर सुनो, इसकी वजह से यहां फोर्स जो लगेगा वो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, अरे लगेगा, और इसकी वजह से यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स राइट में लगेगा। क्या अब नेट फोर्स जीरो हो सकता है? पहले तो इधर भी लग रहा था कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है, पर इधर जीरो नहीं हो सकता था क्योंकि बड़ा चार्ज था और बड़े वाले के पास दूरी भी कम है, तो उसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? यहां पे देखो, यहां नेट फोर्स जीरो हो सकता है। क्या बोला, समझ में आया? मान लो यहां से, इधर सुने, मान लो यहां से x दूरी पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, कितनी दूरी पे, x पे। यहां से इसकी वजह से फोर्स लिखो, इस पे ये चार्ज मान लो स्मॉल q, इसकी वजह से इस पे फोर्स लिखो k q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर। क्या यही फोर्स लगेगा? और 9q की वजह से फोर्स लिखोगे तो कितना लगेगा, k 9q स्मॉल q बाय r प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? नेट फोर्स जीरो होना, इसका मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। ये पल्ले पड़ा? यहां से देखो तो k कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, बचा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर। अरे सही है। इस तरह की इक्वेशन ऊपर वाले में भी सॉल्व करी थी। क्या करते थे, दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, रूट लूंगा, देखो इधर ले जाओ ये और रूट ले लो, ये इधर ले जाओ और रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, आर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ रूट ले लो तो 3x। यहां से देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, r/2, ठीक है, x की वैल्यू r/2, मतलब यहां से r/2 दूरी पे जो है वो नेट फोर्स जीरो होगा। अब यहां सुनो, इन दोनों क्वेश्चनों को ढंग से देखो और यहाँ पर रिजल्ट जो है वो कुछ रिजल्ट याद रखो। क्या रिजल्ट याद रखोगे, इधर देखो, इस क्वेश्चन में जो आंसर आया था
जहां नेट फोर्स 0 हो तो वो आंसर आया था कि इन दोनों के बीच में रखा होना चाहिए थर्ड चार्ज। यही रिजल्ट आया था। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, इधर सुनो, दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज बीच में रखोगे तो नेट फोर्स 0 आएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज जो है बाहर रखोगे तो नेट फोर्स 0 आएगा। अब कहां रखूं, तो छोटे वाले के पास में। कहां रखोगे चार्ज को? छोटे वाले के पास। इधर देखो, यहां छोटा चार्ज कौन सा है? Q, तो इसके पास में रखना और दोनों के बीच में रखना। अरे पल्ले पड़ा, यहां छोटा चार्ज कौन सा है? Q, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं। अरे ये तो साइन है, ये तो नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा क्या? मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज छोटा है तो इसके पास में रखना और बाहर रखना है। क्या पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन से क्या सीखे? क्वेश्चन से ये सीखे कि जब भी मेरे को ऐसा पूछा जाए कि एक तीसरा चार्ज रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स 0, ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स 0, अगर बचे हुए दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हैं तो नेट फोर्स बीच में 0 होगा। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो नेट फोर्स बाहर 0 होगा। कहां 0 होगा? तो छोटे वाले के पास में। छोटे वाले के पास में। क्या बोला, समझ में आया? अब जैसे एक क्वेश्चन के तौर पे अगर ये पूछ लूं, ये -Q, ये -3Q, और मैं पूछूं थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि उसमें नेट फोर्स 0, और सिर्फ लोकेशन पूछ रहा हूं, बोलो भाई बीच में। मैंने कहा ना दोनों सेम नेचर के हो तो बीच में रखना पड़ेगा। और बीच में क्या? बीचों बीच, छोटे वाले के पास में। छोटे वाले के पास में मतलब यहां, थर्ड चार्ज यहां रखना पड़ेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को यहां पे लिख लो कॉपी में साथ में कि थर्ड चार्ज कहां रखोगे वो लिखो। ठीक है, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो बीच में रखो, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो बाहर रखो, और कहां रखोगे? छोटे वाले के पास में। चलो अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद कराए थे या नहीं कराए थे? नहीं कराए थे, ये नहीं कराए थे। चलो यहां से स्टार्ट करें। इधर सुने, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सब करने। इधर देखें, बोला नेट फोर्स बताओ जो चार्ज P पे रखा हुआ है। P पे जो चार्ज रखा हुआ है, चारों डायग्राम में जो भी P पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स बताना है। अब सुनना, इस पे नेट फोर्स बताना है। तो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े, देखो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो इस पे डिपेंड होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, दोनों सेम नेचर के हैं, फोर्स रिपल्सिव होगा। फोर्स रिपल्सिव होगा इधर की तरफ, कितना होगा? बोलो भाई, KQ²/A²। ठीक है, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस पे डिपेंड नहीं होने वाला। ठीक है, फोर्स फिर से रिपल्सिव होगा सेम नेचर के होने के कारण, और वो फोर्स इधर की तरफ होगा। कितना होगा? तो वापस से KQ²/A²। अब यहां दिख रहा होगा कि ये दोनों फोर्सेस मुझे जोड़ने हैं। फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो भाई, वेक्टर। और वेक्टर नॉर्मल मैथ से नहीं जुड़ते हैं, मैं बता चुका हूं कि ये दोनों वेक्टर जोड़ने हैं। तो याद करो, इधर सुने, याद करो, अपन ने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर, अब वेक्टर जितना अच्छा आता होगा उतना जल्दी होगा। देखो, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर थीटा एंगल पे हैं, दो वेक्टर कितने इक्वल मैग्नीट्यूड के कितने एंगल पे? थीटा। तो सुनना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट जो होता था वो बीचों बीच कितने मैग्नीट्यूड का होता था? 2a cos θ/2। ये पढ़ाया था, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कई बार सॉल्व करा है अपन ने। ठीक है, कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट जो है वो बीचों बीच होता है, और कितना मैग्नीट्यूड होता है उसका? 2a cos θ/2। अब यहां यही रिजल्ट लगेगा, देखना, इसकी वजह से फोर्स ये F, इसकी वजह से फोर्स सेम F, तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, एंगल दोनों के बीच में ये। अब ये एंगल कितना होगा? तो देखो ए, तो ये 60 हो जाएंगे सारे। दिख रहा होगा कि ये एंगल सारे 60 है, ये एंगल भी 60 हो गए। तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 पे है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2a, मतलब वो वेक्टर KQ²/A²। अरे पल्ले पड़ रहा, cos θ/2, cos थीटा, थीटा कितना दोनों के बीच में? 60, cos 60/2 मतलब cos 30। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
2kq² बाई ए स्क्वायर cos 30 मतलब √3/2। क्या पल्ले पड़ा? फोर्स होगा किधर? तो बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच, मतलब यहां से 30 डिग्री नीचे। ठीक है, अगले क्वेश्चन करो जल्दी फटाक से, तीनों क्वेश्चन फटाक से करें। मेरा काम कम है, तुम्हारा काम ज्यादा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। मेरे को एक कराना है, बाकी तुम्हें करना है। हाँ जी, इधर देखें, हो गए होंगे। पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स निकालना। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स अट्रैक्टिव के रिपल्सिव? इसकी वजह से इस पे फोर्स अट्रैक्टिव के रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, क्योंकि अपोजिट नेचर के फोर्स ऐसे लगा। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा और इधर की तरफ होगा। अब यहां दिख रहा होगा कि ये दूरी ए है, तो जो फोर्स होगा वो होगा kq² बाई ए स्क्वायर। ये दूरी भी ए होने के कारण जो फोर्स होगा वो हो जाएगा kq² बाई ए स्क्वायर। तो फिर से दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभी जोड़े 60 पे kq² बाई ए स्क्वायर जोड़ दो तो आंसर ये आता है। अरे दोबारा जोड़ने की जरूरत है क्या? सेम ही तो चीज ये जोड़ी अभी। के पल्ले पड़ रहा, आंसर कितना आ गया? √3kq² बाय ए स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, √3kq² बाय ए स्क्वायर आंसर आ गया। अगला, इस पे फोर्स बताना। देखो इसकी वजह से इस पे फोर्स, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर की तरफ कितना? kq² बाय ए स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा कितना? kq² बाय ए स्क्वायर। फिर से वेक्टर में याद करो, ए वेक्टर और ए वेक्टर 90 पे होते तो रिजल्टेंट √2a होता था। अरे याद है क्या? ए वेक्टर और ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर रिजल्टेंट 90, ये ए वेक्टर 90 पे, तो रिजल्टेंट जो होगा वो √2a होगा, मतलब √2 kq² बाय ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अरे क्या ये पल्ले पड़ रहा? अगला सवाल इधर देखें, ये 3a 4a 5a दूरी दे रखी है, यहां पे नेट फोर्स बताना है। काफी इजी सवाल है। इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ऐसे लगेगा। फोर्स कितने कितने लगेंगे तो ये बता दो। देखो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा kq² बाय 9a स्क्वायर। अरे क्लियर है? ये लगेगा फोर्स kq² बाय 9a स्क्वायर। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा kq² बाय 16a स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस जोड़ने तो नेट फोर्स आ जाएगा। अब देखो ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, दोनों 90 पे। तो याद करो फिर से वेक्टर का रिजल्टेंट, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 90 पे तो रिजल्टेंट के √a² प्लस b² होता था। तो वही सेम यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा वो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है, तो a² मतलब इसका स्क्वायर kq² बाय 9a स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये a² प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर kq² बाय 16a स्क्वायर। ये आंसर आ गया सर। क्या समझ में आया? कोई जवाब नहीं। क्या समझ में आया? ठीक है, अगला, अगर कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, कुछ पूछना हो तो पूछो, बहुत बेसिक से सवाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। वापस से वही है, पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स निकालना है, फटाफट करें। चलो इधर देखें, हो गए होंगे। इधर देखें, इस चार्ज पे फोर्स निकालना, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो फोर्स रिपल्सिव होगा, सेम नेचर के होने के कारण, और फोर्स इधर की तरफ होगा। कितना हो जाएगा फोर्स? तो वो जाएगा kq² बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो फोर्स भी रिपल्सिव होगा।
ठीक है, और वो फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, सॉरी इधर की तरफ हो जाएगा, कितना होगा फिर से के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, अब दो फोर्सेस, सुनो दो फोर्सेस ये कितने एंगल पे लग रहे हैं, 45 पे, तो दो फोर्सेस ये और ये 45 पे लग रहे हैं। रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या ये यूज करोगे, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में कर दो तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 45 है, यहां पे ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा, यहां देखें के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सब तरफ कॉमन दिख रहा है। देखो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा। और इधर भी देखो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसको बाहर लाओगे तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अरे बचेगा रूट के अंदर, यहां कितना बचा, जवाब दें, एक, यहां कितना बचा 1/4, अरे सही है, यहां दो वैसा का वैसा, ये कितना हो गया तो 1/2, और cos 45 मतलब 1/√2। ये समझ में आया, ये 2 से 2 उड़ गया और आंसर कितना आ गया, देखो ये लिखा हुआ 5/4 प्लस 1/√2, 5/4 प्लस 1/√2, तो आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट रूट में 5/4 प्लस 1/√2, ये आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया, ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद से कर लें, फटाफट फटाफट करो। हाँ जी, इधर देखें, P वाले चार्ज पे फोर्स बताना, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब फोर्स लगेंगे कितने कितने, सॉरी हाँ जी, फोर्स लगेंगे कितने कितने ये बताएं। देखो इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो लगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उसको मान लेता हूं एफ, उसको क्या मान लेता हूं एफ। इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब एफ, अरे क्लियर है। और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और वो फोर्स होगा के क्यू स्क्वायर बाय ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी कितनी होगी √2a, √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, अरे क्लियर है। ये लिखा हुआ है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर को तो क्या लिखे हो एफ, तो यानी ये लिखा हुआ है f/2, पल्ले पड़ा क्या। अब ये दोनों फोर्स, ये तीनों फोर्स जोड़ना है, एफ एफ और f/2, अरे ना तीनों को जोड़ना सबसे इजी तरीका क्या है, ये एफ और ये एफ तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, अरे जुड़ेंगे 90 पे दो इक्वल फोर्सेस, मतलब रिजल्टेंट इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ रिजल्टेंट आ गया √2f, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मिल गया। अब इसमें ये जोड़ना है, तो इसमें ये जोड़ोगे तो ये दोनों एक ही लाइन के लोगे, अरे दिख रहा है क्या, ये दोनों एक ही लाइन का लोगे तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। डायरेक्टली कैसे जुड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, √2f माइनस f/2, तो पल्ले पड़ा, ये आंसर आ जाएगा।
क्या ये समझ में आया? अगला करें फटाक से। सिंपल वेक्टर यूज हो रहा है और कुछ नहीं यूज हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैट का तो कुछ है ही नहीं। और वेक्टर की शीट अभी तक नहीं करी है तो उसको घिस लो, कर लो, ठीक है, वो पूरी निपटा दो। चलो इधर देखें, यहां फिर से दिख रहा है इस पे फोर्स निकालना है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा इधर की तरफ, कितना, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको फिर से मैं एफ मान लेता हूं, इसको फिर से क्या मान लेता हूं, एफ। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, इधर की तरफ कितना होगा, तो फिर से एफ, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, मतलब एफ हो गया। अरे क्लियर है? देन इनकी वजह से, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो फोर्स रिपल्सिव होगा, और फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, और वो दिख रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, मतलब ये बन गया एफ बाय टू। अरे सेम ही तो क्वेश्चन हुआ। अब ये तीनों फोर्स फिर से जोड़ने, एफ, एफ और एफ बाई टू, फिर से सेम काम करोगे, ये एफ और एफ जोड़ने के लिए 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर 90 पे है, तो आंसर रूट टू एफ आ जाएगा। तो आंसर जो है वो आ गया रूट टू एफ, इधर की तरफ रूट टू एफ आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट रूट टू एफ इधर की तरफ आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिया, बचा ये जोड़ना, तो ये फिर से दिख रहा होगा ये और ये 90 पे, ये और ये क्या है 90 पे। अबे समझ में आ रहा? और 90 पे दो वेक्टर होते हैं, तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बन गया 2f स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो बन गया f स्क्वायर बाय 4। अरे सही है, कोई जवाब नहीं। क्या ये समझ में आया? 8 और एक 9, 9 का रूट बाहर आएगा तो वो 3 बन गया, एफ स्क्वायर का बाहर आओगे तो f बन गया, तो 3f बाय 2, क्या आंसर आ जाएगा? और f ये रहा, क्या ये पल्ले पड़ा? ठीक है, किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तीनों क्वेश्चन में तो पूछ ले। किसी को अगर इन तीनों क्वेश्चनों में कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ ले। बाद में कॉपी लेके मत घूमते रहना बाहर, कुछ समाधान नहीं है, अभी पूछ लो। क्या पता तुम जो पूछ रहे हो दूसरा भी वही पूछना चाह रहा हो, शर्म के कारण नहीं पूछ पा रहा हो, पूछ ले। शर्म तुम्हारे में, इधर सुनो थोड़ा सा, इधर सुनो, शर्म तुम्हारे में होगी क्या? शर्म तुम में इतनी सी है, इधर सुनो, अगर तुम कोई चीज नहीं आ रही हो, नहीं पूछ रहे हो, तो सिर्फ ये सोच रहे हो कि पास वाली लड़की क्या सोचेगी। देखो अगर सिर्फ ये क्लास मेल मेल की होती तो मोस्टली तुम क्वेश्चन अगर तुम्हें कोई दिमाग में आता तो तुम पूछ लेते, या गर्ल्स गर्ल्स की होती तो वो लड़कियां भी पूछ लेती, ठीक है। तो तुम्हारे में शर्म इतनी सी आ रही है कि वो लड़की क्या सोचेगी, लड़की कुछ नहीं सोच रही है तुम्हारे बारे में, ठीक है, वो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती है, तो पूछ लो सवाल, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर से अगले साल फिर बैठना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चले अब देखो ये क्वेश्चन करो एक बार, खुद से ट्राई करो। अब ये दोनों क्वेश्चनों में बोल रहा है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ उस पे नेट फोर्स बताना है, सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ नेट फोर्स बताना है मोस्टली। अभी सुनो एक मिनट, इधर जो पीछे क्वेश्चन करे इसमें यूज क्या आ रहा है? क्या इलेक्ट्रोस्टैट यूज आ रही है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट का तो कुछ भी यूज नहीं आ रहा है, सिर्फ यूज जो आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो अगले जो दो क्वेश्चन है वो भी सिर्फ वेक्टर पे ही है, और वेक्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बताएं उसी पे प्योर करें जल्दी से।
चलो इधर देखें, पहला क्वेश्चन, इस सेंटर वाले चार्ज क्यू पे मेरे को नेट फोर्स निकालना है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करते हैं, अगर जूम हो तो। हाँ जी, इधर देखें, ये था सेंटर वाले पे नेट फोर्स निकालना है। तो हर चार्ज की वजह से फोर्स देखें, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, दोनों सेम नेचर के हैं, फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अरे सही है, कितना लगेगा, ये दूरी मान लेता हूं आर, ध्यान से सुनना, ये दूरी मान लेता हूं आर, ठीक है, ये दूरी मान लेता हूं आर। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगा, फिर से वो फोर्स रिपल्सिव होगा और इधर की तरफ होगा, कितना हो जाएगा ये फोर्स, के क्यू टू क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे ये दूरी आर है तो ये दूरी भी बाय सिमेट्री आर ही होगी, ठीक है। अगर ये दूरी आर है तो गारंटेड ये दूरी भी आर होगी, ऐसा थोड़ी ना भेदभाव, है तो 6 कोण है, इससे एक जैसे ही, तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ठीक है। तो यानी अब देखो, ये फोर्स अगर एफ बोल दिया तो ये फोर्स कितना होगा, जवाब दो, 2F। ये समझ में आया क्या? सिमिलरली इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो 3k क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, इसका मतलब फोर्स 3F होगा इधर की तरफ। क्या ये समझ में आया? सिमिलरली इसकी वजह से फोर्स देखोगे तो वो इधर की तरफ 4F होगा, फोर्स इधर की तरफ 4F होगा। इसकी वजह से फोर्स देखोगे तो इधर की तरफ 5F होगा, और इधर की इसकी वजह से देखोगे तो वो इधर की तरफ फोर्स 6F होगा। अब ये सारे फोर्सेस को जोड़ना है, तो दिख रहे हैं 6 फोर्सेस है। कितने फोर्सेस है? 6। अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये F और ये 4F जुड़ेंगे तो इधर की तरफ 3F बचेगा, तो इन दोनों को जोड़ा, ये येलो और ये ब्लू वाले को जोड़ा तो उधर की तरफ 3F बचा। सिमिलरली ये 3F और ये 6F जोड़ूंगा तो क्या इधर की तरफ 3F बचेगा, और फिर बचे ये दोनों फोर्सेस, तो इधर की तरफ 5F, इधर की तरफ 2F, ये जोड़ूंगा तो ये भी इधर 3F बचेगा। तो यानी जो डायग्राम बना वो डायग्राम ये बचा, इधर सुने, इधर की तरफ फोर्स 3F बचा, इधर की तरफ फोर्स 3F बचा, और इधर की तरफ फोर्स जो है वो 3F बचा, ठीक है। ये फोर्सेस बचे। देखो यहां पे, एक मिनट इधर सुनना, ये टोटल एंगल पूछूं, ये यहां से लेके ये टोटल एंगल पूछूं तो कितना होगा? 360। किसी पॉइंट के सराउंडिंग में जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। ये टोटल 360 है। ये देखो 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6, क्या ये 6 के 6 भाग इक्वल होंगे? तो ये हर एंगल कितना कितना हो गया? 60। ये एंगल कितना हो गया? 60। अब सुनना एक इंटरेस्टिंग चीज, इधर देखना, ये दूरी आर है तो ये दूरी भी कितनी है? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना है? बोलो भाई, ट्रायंगल के सम 180 होता है, ये कितना है? 60। ये बचे हुए कितने होने पड़ेंगे? 120। अरे समझ में आ रहा? अब ये दूरी बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होने चाहिए। ट्रायंगल में ये तो पता होगा ना कि एक ट्रायंगल में, इधर सुनो, ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइडें बराबर है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों भी बराबर होने पड़ेंगे अगर ये साइडें बराबर है तो। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो अब यहां पे यही चीज बोला मैं कि ये एंगल 60 है, ये बचे हुए 120 होने हैं और बराबर होने हैं, तो इसका मतलब ये भी कितने कितने होंगे? 60 60। ये पल्ले पड़ा? ये कैसे लाया, ये पता पड़ा क्या? अब देखना, ये साइड कितनी है? ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी तीनों साइडें ए होगी, तो ये ए है तो ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? तो यानी ये सारी साइडें अंदर की है। पल्ले पड़ा? अब सुनना,
ये एंगल कितना हो गया, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, मतलब ये तीनों के तीनों 60 पे हैं, ऐसे देखो, ये यही तो था, ये भी 60 है और ये भी कितना है 60। अब इन तीनों को जोड़ना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, देखना 3f 120 पे रिजल्ट वेक्टर का, दो वेक्टर ए और 120 पे होते तो रिजल्टेंट भी ए आता था, तो 3f 120 पे रिजल्टेंट 3f ही आ जाएगा, किधर, तो बीचों बीच, क्या इधर की तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट 3f ही आ जाएगा, बचे ये दोनों 3f और 3f 6f, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट इधर की तरफ 6f आएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा, आंसर जा जाएगा वो 6f आ जाएगा, और f की वैल्यू में पता है, f किसको रखा था, इसको KQ² बाय R² RA, ये तो यानी KQ² बाय A², ये आंसर आ जाएगा। क्या ये पल्ले पड़ा, जवाब ही नहीं आया, क्या ये पल्ले पड़ा, ठीक है। अगला इधर देखें, ये लो, ये छाप लो पहले, मिट जाएगा नहीं तो ऐसे, इसमें कुछ छापना तो छाप लो, इसको मिनिमाइज करूंगा, गायब हो जाएगा, इसको 1 मिनट, गायब तो नहीं होना चाहिए वैसे, 1 मिनट रुकना, छापो एक बार, छाप लो, चलो बड़े इधर देखें, इधर सुनो, इस क्वेश्चन में जो सिखा रहा हूं इधर देखो, इन सारों की वजह से यहां नेट फोर्स निकालना है इस पे, ये चार्ज कितने रखे हुए हैं, बोलो भाई, चार चार्जेस है। अच्छा सुनना 1 मिनट, इधर देखो, इसकी वजह से इस पे फोर्स रिपल्सिव होगा और वो फोर्स इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, कितना होगा सर बताएंगे, KQ² बाय R², उसको बोल देता हूं F, उसको क्या बोल देता हूं F। अब सुनना, ये दूरी R है, ये दूरी कितनी होगी, बोलो भाई, इस चार्ज के लिए तो पांचों कोने जो हैं वो बराबर है, ये समझ में आ रहा है क्या, तो अगर ये दूरी R है तो ये दूरी भी गारंटेड R होगी, तो इसकी वजह से अगर यहां फोर्स देखूंगा तो वो फोर्स ऐसा होगा, कितना, KQ² बाय R², मतलब फिर से फोर्स F ही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से यहां फोर्स देखूं तो फोर्स इधर की तरफ होगा, फिर से F KQ² बाय R², ठीक है। अच्छा इसकी वजह से यहां देखूं तो फोर्स इधर की तरफ होगा, कितना, F, ये चारों फोर्सेस जोड़ने, अब सुनना, ये चारों फोर्सेस जोड़ने, अब एक चीज ध्यान इधर देखो, अगर मान लो यहां पे भी चार्ज होता है, नहीं, मान लो इधर चार्ज होता Q, तो उसकी वजह से यहां फोर्स किधर लगता, अगर यहां चार्ज होता तो इसकी वजह से फोर्स जो है वो इस लाइन के अलोंग ऐसे नीचे लगता, अरे सही है, और वो भी कितना होता, F, नहीं समझ में आया, तो इनको नामकरण कर देता, ध्यान सुनना, A B C D और E, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं और ये पॉइंट बोल लेता O, तो मैं पूछ रहा हूं फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ये क्या लिखा है, फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू A, ठीक है, वो F है, इधर की तरफ F है, ठीक है। सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू C प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू D प्लस फोर्स ऑन O
ड्यू टू ई, इन सारे फोर्सेस को मिला दूं तो नेट फोर्स कितना होता? 0। सर ये वेक्टर में हमने पढ़ा है कि देखना एफ 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 ये सारे के सारे 360 में इक्वली डिवाइडेड है। अरे सही है, वेक्टर में पढ़ा था कि एन वेक्टर अगर 360 डिग्री में इक्वली डिवाइडेड हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होता था? 0। अरे पढ़े थे सर, ऐसा पढ़े थे, इधर सुनो, दो वेक्टर 180 पे हो, दो इक्वल वेक्टर 180 पे हो, रिजल्टेंट कितना? दो इक्वल वेक्टर 180 पे, रिजल्टेंट कितना होगा? 0। तीन इक्वल वेक्टर 120 पे, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। चार इक्वल वेक्टर 90 पे, रिजल्टेंट कितना होगा? 0। पांच इक्वल वेक्टर, अरे सब पढ़ाया हूं ये, पांच इक्वल वेक्टर कितने पे? 72 पे, तो रिजल्टेंट फिर से कितना होगा? अब यहां से अपन ने जनरल निकाला था, जनरल क्या निकाला था कि n इक्वल वेक्टर 360 बाय n पे हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। यहां पे यही तो हो रहा है, देखना, ये अगर यहां चार्ज होता तो ये 5 फोर्सेस होते, और 5 फोर्सेस होते तो ये पांचों फोर्स एफ 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 होते, और ये 360 में इक्वली डिवाइडेड है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता? 0। मतलब ये जो है ये सम 0 आना चाहिए था। क्या पल्ले पड़ा? मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा, किस किस की वजह से फोर्स पूछा है? ए बी सी डी, ई तो है ही नहीं। अरे ई तो मैंने माना, ई मौजूद है ही, मुझे ये पूछा, ये चीज पूछी, तो ये चीज किसके बराबर होगी? माइनस, ये इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यानी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, ये बराबर होगा माइनस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ई। क्या पल्ले पड़ा? ये चीज मुझसे पूछी गई है, ये पूछी गई है, तो ये क्या आ रहा है? ये देखो, इसके कारण जो फोर्स लगता उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। पल्ले पड़ा क्या? अरे ये समझ में आ रहा क्या? ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इधर सुनो, चार दोस्त हैं, पांचों दोस्त को खींच रहे हैं, ठीक है, चार दोस्त हैं जो पांचों दोस्त को खींच रहे हैं ऐसे अलग अलग डायरेक्शन, इनका रिजल्टेंट क्या? इन चारों का या नेट फोर्स 0 है? बोलो भाई, इन चारों का नेट फोर्स 0 है। अगर पांचवा भी खींचता तो नेट फोर्स कितना होता? 0। तो इसका मतलब पांचवा जो है वो इन चारों के अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। अरे इन चारों का रिजल्टेंट, अगर मान लो इन चारों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आया, इसका मतलब पांचों का रिजल्टेंट इधर आ रहा होगा, तभी नेट 0 होगा। क्या पॉइंट जो बोला ये समझ में आया? यहां से ये बताओ मेरे को, ये वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ई, इस पे फोर्स इसके कारण, बोलो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अरे यही होगा, किधर की तरफ? इसकी वजह से इस पे फोर्स जो लगता वो इधर लगता, पर जो आंसर आना है वो किधर आएगा? इसके ऊपर। पल्ले पड़ा क्या? यानी इन चारों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और उसी को ये पांचवा रखा होता तो ये कैंसिल कर देता। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या पॉइंट समझ में आया? अब इसी को समझने का दूसरा तरीका भी है, इधर देखें, सुने, उसी क्वेश्चन को समझने का एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं, इधर देखें। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये क्यू, ये चार्ज रखे हुए थे। अब सुनना, तुम्हें दिख रहा है कि एक रेगुलर ज्योमेट्री में से कुछ चार्ज गायब कर दिया अपन ने। यहां अगर चार्ज होता क्यू, इधर सुनना, यहां चार्ज होता क्यू तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। मैं पूछता अब इस पे नेट फोर्स 0, तो मैं क्या करूं? जब मेरे को ऐसा लगे कि पूरे सिस्टम में से कुछ गायब कर दिया भाई इन्होंने, अगर वो गायब नहीं किया होता तो मैं इजीली सॉल्व कर पाता। ध्यान सुनो, मैं जो बता रहा हूं वहां से समझ में आ रहा है कि ये मेथड लगाऊंगा। इधर सुनना, मैं कह रहा हूं कि अगर पूरा सिस्टम है,
उसमें से कुछ गायब कर दिया ऐसा लग रहा है तुम्हें, क्योंकि अगर गायब नहीं करा होता तो मैं इजीली सॉल्व कर देता। अरे गायब, ये गायब नहीं करा होता, यहां वाला जो चार्ज है ये गायब नहीं करा होता, ये होता तो यहां पे नेट फोर्स 0 होता। क्या करो, जहां गायब करा हुआ है, इधर सुनो, गायब करा हुआ है, यहां कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, तो यहां क्या करो, आप एक प्लस क्यू रख दो और साथ साथ में एक माइनस क्यू रख दो, तो ओवरऑल तो तुमने कुछ ऐड करा ही नहीं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? जहां चार्ज गायब दिखे तुम्हें तो वहां क्या करो, उतना ही प्लस और उतना ही माइनस भर दो। क्या समझ में आया? अब सुनना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, देखना इसको कहां कहां यूज करेंगे, देखना ये डिस्क है, मैं बोलूं डिस्क पे चार्ज फैला हुआ है, और बोला इतने पे चार्ज नहीं फैला हुआ, ठीक है। मान लो पूरी डिस्क के कारण तुम्हें कुछ कुछ रिजल्ट याद है, पूरी डिस्क के कारण कुछ कुछ रिजल्ट तुम्हें याद है, पर अब ये जब काट दिया तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तो तुम क्या करो, ये जो काट दिया है, जहां से मास निकाल दिया है, चार्ज निकाल दिया, उसकी जगह क्या करोगे, मान लोगे कि यहां पे प्लस चार्ज भी भरा हुआ और साथ में क्या भरा हुआ है, माइनस। अब ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जहां दिखे तुम्हें कि यहां से कुछ गायब करा हुआ है, तुम्हें क्या करो, वहां पे उतना को उतना ही पॉजिटिव और उतना को उतना ही नेगेटिव भर लो, ठीक है। तो यहां प्लस चार्ज भी मान लिया, माइनस चार्ज भी मान लिया। अब सुनो, अब नेट फोर्स लिख दो, इसकी वजह से 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 मिला के नेट फोर्स कितना हो गया, 0। बचा ये वाला चार्ज, तो इसकी वजह से यहां जो फोर्स होता वो ऊपर की तरफ ही होता, कितना होता, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही आंसर है। क्या ये पल्ले पड़ा? एक क्वेश्चन इसी पे देखना, सेम सेम जस्ट दे रहा हूं, इधर देखना, ये एक रिंग है, रिंग पे चार्ज बिखेर रखा है, रिंग पे चार्ज बिखेर रखा है, पर रिंग में से जो छोटा सा टुकड़ा था वहां चार्ज नहीं दे रखा। मान लो ये वाले पोर्शन में जो है ना, इस वाले पोर्शन में चार्ज नहीं दे रखा, इन पे चार्ज नहीं, बाकी पूरी रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, बाकी पूरी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, सिर्फ उस पोर्शन में चार्ज फैला हुआ ही नहीं है। क्या करोगे? और यहां चार्ज मान लो, इधर सुनो, यहां चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, ये रखा हुआ है, पूछा इस पे फोर्स, इस पे फोर्स कैसे निकालोगे? बोलो भाई, अभी समझाया हूं तुम्हें, ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताओ? मैंने बताया यहां अगर चार्ज रखा होता तो इस पे फोर्स कितना आता, 0। अरे चारों चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैला है तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता, पर वहां रखा ही नहीं है, तो तुम क्या करो, उतना का उतना प्लस क्यू मान लो और उतना का उतना ही नेगेटिव मान लो। अब क्या करोगे, इस प्लस वाले की वजह से तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0, बचा जो फोर्स होगा इस नेगेटिव की वजह से होगा। पल्ले पड़ा क्या? तो ये नेगेटिव मान लो, यहाँ पे डी क्यू जोड़ा है, ठीक है, तो ये क्यू है, ये डी क्यू है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स होगा इधर की तरफ इस पूरे का। क्या समझ में आया? कितनों को समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का बनाया जा सकता है कि कहीं किसी स्ट्रक्चर में से कोई चार्ज गायब कर देगा और फिर तुमसे पूछेगा बताओ इस पे फोर्स बताओ, तुम क्या करो, जहां गायब कर दिया वहां भर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भर दो। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको छाप लेना, मतलब ये दोनों मेथड जो है वो काम के हैं, यहाँ वेक्टर से कराया और वहां जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख के करवाया, दोनों तरीके छाप लेना। कूलम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं, इधर देखो। अच्छा, कितने लोग पहले तैयारी कर चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन उस लेवल से उठाऊं। कितने लोग पहले नीट की तैयारी कर चुके हैं 12वीं में, बताओ मेरे को। तैयारी कर चुके हैं इसका मतलब थोड़ी बहुत मैकेनिक्स आती होगी, तो मैं मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन डालूंगा, जिसमें मैकेनिक्स भी आ रही है, सर्कुलर भी आ रहा है। एक बार बताओ, कितने लोग नहीं करें तैयारी, ये बताओ चलो।
जो कभी नहीं करे फिर ठीक है, नहीं लेते। चलो एक मिनट इधर ही देखो, इलेक्ट्रोस्टैट पे देखो। अरे इधर देखें, अरे बात मत करो, बात करने का नहीं बोला मैंने, पूछा तो इतना सा सवाल, बातें करने लग गए। इधर सुने, दो बॉल है जो स्ट्रिंग से ऐसे बांध के चार्ज Q और Q दे के ऐसे छोड़ दी थी। इधर सुनो, यहां से, इधर सुने, यहां से दो रस्सी से ऐसे बॉल, दो बॉलें बांधी, उनको चार्ज Q Q दे दिया, क्या होगा? क्या ये ऐसे ही रहेगी? रिपल्शन के कारण ये ऐसे भग जाएगी? वही सिचुएशन है बनाई मैंने, ठीक है? कि उनको जैसे ही देखो, इधर सुनो, चार्ज नहीं दोगे तो वो ऐसे पड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे उनको चार्ज दोगे रिपेल होंगी और ऐसे भग जाएंगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? मान लो इनको चार्ज अलग अलग दिए थे, Q1 और Q2, इनको चार्ज अलग अलग दिए दोनों बॉल को, Q1 और Q2, बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा? बोलो भाई, बराबर लगेगा। पहला तो मिसकंसेप्शन ये जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि चार्ज बड़ा या छोटा कर देने से ऐसा नहीं है कि बड़े वाले पे ज्यादा फोर्स लगने लग जाएगा, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, दोनों फोर्स क्या लगेगा? बराबर। मान लो दोनों बॉल जो थी वो आइडेंटिकल थी, इसका मतलब मास दोनों के बराबर थे, मास क्या थे दोनों के? बराबर। ये मैं दे रखा हूं कि मास दोनों के बॉल के बराबर मास है, ठीक है? अब सुने, इस बॉल पे बताएं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस बॉल पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इधर सुनो, ये सवाल मैं फिजिक्स में लाखों बार पूछूंगा कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है? तो आप फोर्सेस कैसे देखेंगे? इधर सुनो, माइंडसेट जो मैं बता रहा हूं वैसे जनरेट करो। इधर सुनो, जैसे मैं आगे से कभी फिजिक्स में पूछूं कि इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, और ये कम से कम लाख बार पूछूंगा पूरे फिजिक्स कोर्स में, तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, आप सबसे पहले क्या देखो, देखो कॉन्टेक्ट कहां कहां है, कहां कहां वो किसी दूसरे से टच हो रहा है। ये बॉल किसी दूसरे से कहां कहां टच हो रही है? सिर्फ इस रस्सी के साथ, और कहीं टच नहीं हो रही। क्या बोला, समझ में आया? जहां जहां टच हो रही होगी वहां वहां गारंटेड एक फोर्स लग रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जहां, जैसे मैं कहां टच हो रहा हूं, नीचे यहां पे, तो यहां फोर्स लग रहा है। मैं और कहां टच हो रहा हूं, तो एयर के साथ एयर मेरे पे फोर्स लगा रही है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? एयर के मॉलिक्यूल्स आके मेरे को टकरा रहे हैं, तो वो एयर के मॉलिक्यूल मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये समझ में आया? अब यहां पे इधर सुनो, ये जो रस्सी है, ये रस्सी इस चार्ज पे फोर्स लगा रही होगी, रस्सी जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। हिंदी में बोले तो तनाव, ठीक है? टेंशन जो होता है वो रस्सी के अलोंग लगता है। टेंशन फोर्स हमेशा किधर लगता है? रस्सी के अलोंग। तो रस्सी के अलोंग, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा किधर भी नहीं लगेगा, जिधर रस्सी होगी उधर फोर्स लगेगा। और फोर्स कैसा लगेगा? तो वह हमेशा रस्सी को छोटा करना चाहेगा, या यूं बोलो ऑब्जेक्ट से दूर, ऑब्जेक्ट से दूर। छोटी छोटी चीजें थोड़ी थोड़ी बताते चलो। मान लो ये एक आदमी, इधर सुनो, ये आदमी इस रस्सी को इधर खींच रहा है, सुनो, ये डब्बे बंधा हुआ है रस्सी से, रस्सी को आदमी इधर खींच रहा है। इधर सुनो, मैं बोलूं ये आदमी कहां कहां कांटेक्ट में, कितनी जगह कांटेक्ट में? दो जगह। कितनी जगह कांटेक्ट में? दो। एक रस्सी के साथ, एक जमीन के साथ, हवा में नहीं है रे, जमीन के साथ, ठीक है? अब सुनना, मैंने क्या बताया अभी, रस्सी का फोर्स देख रहे हैं, सिर्फ पहले वो सीखना है। इधर सुने, रस्सी का फोर्स, मैंने बोला रस्सी का फोर्स रस्सी के अलोंग लगता है और ऑब्जेक्ट से दूर लगता है। ऑब्जेक्ट से क्या लगता है? दूर। तो इधर सुनो, तो देखो, रस्सी इस आदमी पे फोर्स किधर लगाएगी? रस्सी के अलोंग और ऑब्जेक्ट से दूर, मतलब इधर। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इस डब्बे पे, इधर सुनो, डब्बा क्या रस्सी के कांटेक्ट में है कि नहीं है? रस्सी फोर्स किधर लगाएगी? तो रस्सी फोर्स लगाएगी रस्सी के अलोंग और डब्बे से दूर। क्या बोला, पल्ले पड़ा? और ये जो रस्सी फोर्स लगाती है इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि रस्सी जो भी फोर्स लगाती है उस फोर्स को टेंशन बोलते हैं। टेंशन किधर लगता है? तो रस्सी के अलोंग लगता है और ऑब्जेक्ट से दूर।
क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब यहां बताएं, इधर सुनो, यहां दिख रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे रस्सी फोर्स लगाएगी रस्सी के अलोंग और ऑब्जेक्ट से दूर, ऑब्जेक्ट के पास नहीं, ऑब्जेक्ट से दूर। क्या ये समझ में आया? और कहीं कांटेक्ट है ही नहीं तो और कहीं कांटेक्ट फोर्स लगना ही नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, टेंशन। ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट देखो, मैंने क्या बताया, फोर्स कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखो कांटेक्ट, सबसे पहले क्या देखो, कांटेक्ट। उसके बाद देखो कांटेक्ट सारे गिन लिया अपन ने एक ही जगह है। उसके बाद देखो नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस अपने लिए दो ही आएंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स अपने सिलेबस में दो ही फोर्स आएंगे, एक ग्रेविटेशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ऐसा तोड़ो तो वो तीन हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक। ये वैसे एक ही फोर्स है पर इनको तोड़ दो तो ऐसे अलग अलग लिख दो। इधर सुनो, नॉन कांटेक्ट फोर्स अपने सिलेबस में कितने आएंगे, दो है, पर वो फोर्स दो ही है। फोर्स क्या है, दो, वो दोनों फोर्स अलग अलग नहीं है, फोर्स एक ही है। ठीक है, पर अपन उसको अलग अलग पढ़ रहे हैं तो मान लो कि तीन फोर्स आएंगे, कौन कौन से, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। इसके अलावा और नॉन कांटेक्ट फोर्स अपने सिलेबस में नहीं आने वाला है। मॉडर्न में थोड़ा सा आएगा तो पर उसको यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो यही फोर्स आएंगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब यहां सुनो, यहां नॉन कांटेक्ट कौन कौन से लगेंगे, ग्रेविटेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अर्थ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, मैं मानता हूं कि सब 13वीं के बच्चे हैं तो इतना तो पता होगा कि अर्थ कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, mg। कितना लगाती है, mg। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चार्जेस हैं, क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बताया दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। और फोर्स, दोनों चार्जेस सेम नेचर के क्या, अपोजिट, सेम, मतलब फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या ये पल्ले पड़ा। अब इस पे बताओ, इस बॉल पे फोर्सेस, जल्दी बताओ, इस बॉल पे फोर्सेस, mg। देखो सबसे पहले बोलते ही mg बोले मुंह तोड़ दूंगा, मैंने कहा सबसे पहले कांटेक्ट देखो। इससे क्या होगा, तुम दो चार फोर्स लिखोगे और एक फोर्स भूल जाओगे। सबसे पहले कांटेक्ट देखो, सबसे इजी तरीका यही है, कांटेक्ट देखो और सारे कांटेक्ट वाले लिख दो, फिर नॉन कांटेक्ट तो यही है। अरे क्लियर है, पहले कांटेक्ट देखो, टेंशन, रस्सी के कारण ही है टेंशन, टी डैश मान लिया, क्लियर है। अब और कोई कांटेक्ट है ही नहीं, नॉन कांटेक्ट देखते हैं, ग्रेविटेशन mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उधर Fe लगा तो इधर भी कितना लगेगा, Fe, यही पहले समझाया, पल्ले पड़ा। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, अब सुनो ये वर्ड कई बार आते रहेंगे, इक्विलिब्रियम में, हिंदी में बोले तो साम्य अवस्था में। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। छोटी सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सी मैकेनिक्स में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। ठीक, अब सुनना, ये बॉल ऐसे थी, छोड़ा, ये ऐसे चली गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। अब सुनना, इक्विलिब्रियम में आ गई मतलब इन पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस पे भी नेट फोर्स जीरो। तो क्लियर है। अब सुनना एक मिनट, इधर देखें, इस पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तीन, एक mg, एक Fe, एक टेंशन। इस पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तीन, mg, Fe और टेंशन। अब सुनना, क्या दोनों के mg सेम है, क्या अलग अलग है, क्या दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम है, क्या अलग अलग है। इसका मतलब यहां जो टेंशन होगा वही यहां होना पड़ेगा। ये पॉइंट कितनों को समझ में आया, सर ऐसा क्यों होना पड़ेगा, ऐसा इसलिए होना पड़ेगा, इधर सुनो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर 90 डिग्री पे रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इधर की तरफ ऐसे होगा, कितना, अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम होना है मतलब नेट फोर्स जीरो होना, नेट फोर्स जीरो होना मतलब टेंशन इसके बराबर होना पड़ेगा। ये समझ में आया। अरे ये तीन है, ये चार है, तो रिजल्टेंट पांच आया, तो गारंटेड अगला फोर्स भी इधर पांच लगना पड़ेगा, तभी तो नेट जीरो आएगा। अब देखना, इधर देखना,
FeMg, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ कितना, √Fe² प्लस mg²। टेंशन उसी के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां से ये पता पड़ा कि T' और T बराबर होंगे। T' और T क्या होंगे? अच्छा, ये बराबर कब नहीं होंगे? अगर मान लो मैं दोनों के मास अलग अलग कर दूं तो क्या टेंशन बराबर होंगे? तब टेंशन बराबर होने वाले नहीं। क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग कर सकता हूं? क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग कर सकता हूं? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होने वाला? तो दोनों के मास अलग अलग कर दूंगा तो टेंशन अलग अलग हो जाएंगे, पर जब तक मास सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगा? सेम। क्या पॉइंट समझ में आया? अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल और ये बॉल एक जैसी, जो फोर्स इस पे लग रहे हैं वही फोर्स इस पे लग रहे हैं, तो जितनी ऊपर ये गई होगी उतनी ऊपर ये गई होगी। क्या ये ऐसे रहेंगे? क्या ये ऐसे रहेंगे? समझ में आया? क्योंकि दोनों बॉलों पर फोर्स सेम है, तो जितनी ये ऊपर उठी होगी उतनी ये उठनी पड़ेगी। भगवान ने भेदभाव करके नहीं भेजा है गधड़ो। ये समझ में आया क्या? यहां से सुनना, ये एंगल मान लो थीटा, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? कैसे, क्यों कहेगा पा रहा हूं ऐसा? क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है, फोर्स जैसा इस पे लग रहा है वैसा इस पे लग रहा है, तो ये थीटा बनाएगी तो ये भी कितना बनाएगी? थीटा। ये पल्ले पड़ रहा? ये क्वेश्चन इतने डेप्थ में समझा रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन अभी तुम्हें इस पे सेम इसी पे क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है? अब सुनो, टेंशन तो निकाल दिया अपन ने। टेंशन कितना आया जल्दी बताना? √Fe² प्लस mg², ये टेंशन आ गया। पल्ले पड़ा? अच्छा, इधर सुने, फोर्स कौन कौन से हैं इस बॉल पे? mg, Fe और टेंशन है कि नहीं है? सुनना, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? जेड दिख रहा ना, जेड। ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये थीटा होगा। अब सुनना, इस पे नेट फोर्स कितना होना है? बोलो भाई। नेट फोर्स 0 होना। देखना, टी के कंपोनेंट कर दो, टी का इधर कंपोनेंट, जवाब दें। टी कॉस थीटा, और टी का इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम में होना है मतलब नेट फोर्स इधर भी 0 होगा, नेट फोर्स इधर भी 0 होगा। इधर नेट फोर्स 0 होना है, इसका मतलब टी कॉस थीटा जो है वो mg के बराबर होना चाहिए, और टी साइन थीटा जो है वो Fe के बराबर होना चाहिए। के पल्ले पड़ा? अगर मेरे को थीटा निकालना है तो इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूं। थीटा निकालना तो इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करो, टी टी उड़ गया, यहां से क्या आ गया? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा। क्या आ गया? कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई? mg बाय Fe। mg बाय, या इसी को टेन थीटा लिखना चाहो तो टेन थीटा लिख सकते हो, Fe बाय mg। के समझ में आया? थीटा निकल गया, टेंशन निकल गया। ये क्वेश्चन कितनों को पल्ले पड़ा? अब सुनना, एक मिनट इधर देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? दोनों बॉल के मास जो है वो इक्वल नहीं है। ये वाली बॉल भारी है, ये वाली बॉल हल्की है। ये वाली बॉल भारी है और ये वाली बॉल क्या है? हल्की। क्या होगा? सुनो, ऐसे थे, एक भारी है एक हल्की है, दोनों ऐसे रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे। अच्छा, तो दोनों पे रिपेलिंग फोर्स इक्वल है कि ज्यादा है? किसी पे, जिस पे मास ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, जिस पे चार्ज ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम ही लगेगा। क्या दोनों बॉल अब समान हाइट तक ऊपर जाएगी? नहीं। अब ये दोनों mg बराबर है, ये कुछ m1g होगा, ये m2g होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अभी भी बराबर होगा। पल्ले पड़ रहा? क्या होगा फाइनली? सिचुएशन कैसे दिखेगी ये बताना? ऐसी, ऐसी? बोलो भाई, या ऐसे? पहली, दूसरी, तीसरी? दूसरी। ऐसे सिचुएशन दिखेगी। ये कम ही चढ़ेगी भारी होने के कारण, और ये ज्यादा चढ़ेगी।
समझ में आया? तो ये जो सिचुएशन दिखेगी, ये सिचुएशन ऐसी दिखेगी कि अगर मैं बॉल M1 जो है वो भारी कर दूं M2 से, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, वो अभी भी बराबर होंगे, पर mg जो है वो अलग अलग होंगे और टेंशन भी अलग अलग हो जाएंगे। ये T1 मान लेता हूं, ये T2 मान लेता हूं। ये लो, कितनों को ये समझ में आया? ये एंगल पूछो तो एंगल दिख रहा होगा कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? θ2 बड़ा होगा θ1 से। कितनों को समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? चलो चलो एक दो चीजें और इधर देखो, छोटी छोटी सी। इधर देखे, बातें मत करो। ये पॉइंट ए है, यहां चार्ज पड़ा हुआ है Q1। पॉइंट ए है, इस पे चार्ज कितना रखा हुआ है? Q1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2,3,4। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3,4। पॉइंट बी है, यहां चार्ज पड़ा है Q2। पॉइंट बी है, यहां चार्ज पड़ा है Q2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 3,5,7। नहीं 4 6 ले लो। हाँ ये लो, इधर सुनो, ये इनके कोऑर्डिनेट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3,4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,5,6। अब सुनना, इन दोनों चार्जेस के बीच की ये दूरी बता सकते हो? ये तो पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स में पढ़े। तो अगर ऐसे दो पॉइंट दिए हुए तो इनके बीच की दूरी होती है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यहां दिख रहा होगा x2 माइनस x1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो ये कितना आ गया? 3। कितना आ गया? मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 3 है। अब मैं पूछूं इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, जवाब दो। K Q1 Q2 बाय 9। क्या यही फोर्स लगेगा? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां क्या पूछ रहा हूं, ये क्या पूछा पहले तो इसको पढ़ना सीखो। फोर्स ऑन B ड्यू टू A। किस पे फोर्स पूछ रहा हूं? B पे, A के कारण। अरे सही है, फोर्स इतना ही लगेगा, पर मैंने वेक्टर पूछा है, मतलब डायरेक्शन भी पूछी साथ में। यही तो मतलब हुआ। तो देखना, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। कितना लगेगा? तो वो तो ये रहा। कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाय 9। अब मुझे यहां क्या जोड़ना है साथ में? डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, साथ में डायरेक्शन और लिखनी है। डायरेक्शन लिखना हमने वेक्टर में सीखा था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही तो बताता था। फोर्स किधर है? फोर्स इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ये वेक्टर बता सकते हो? ये वाला वेक्टर देखना, ये वेक्टर, ये ब्लू वाला वेक्टर बताओ मेरे को। तो ब्लू वाला वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही तो है। इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखते हो? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अगर डायरेक्शन लिखनी है मेरे को, तो ये लिखूंगा डायरेक्शन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 3। ये समझ में आया? ये लिखा है फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये लिखी है फोर्स की डायरेक्शन। तो पल्ले पड़ा, ये वेक्टर ये होगा।
अरे इसको घोटने की जरूरत नहीं, इसको समझना पड़ेगा कि ये लिखा मैंने मैग्नीट्यूड और ये लिखी मैंने डायरेक्शन। पल्ले पड़ा क्या? मैं पूछूं, इधर सुनना, मैं पूछूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस पे फोर्स कितना, फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड बता दो। के Q1 Q2 बाय 9। अब मुझे डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन की उल्टी। ओ गधेड़ो, ये समझ में आ रहा? इस डायरेक्शन की उल्टी, सुनना, ये ए वेक्टर माइनस ए, ये वेक्टर का उल्टा, उल्टा मतलब ये लो, पल्ले पड़ा, ये माइनस लगा दिया मतलब ये पूरे के ऊपर माइनस आ गया ना, तो उड़ गए। क्या ये समझ में आया? अब इसी को बुक्स में लिखा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं है, नया टॉपिक नहीं है कोई, ठीक है, और ना कुछ इसमें ध्यान रखना। इधर देखें, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कोई नया टॉपिक नहीं है, वो कूलम्स लॉ ही लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म मतलब साथ में डायरेक्शन भी लिखनी है, फोर्स की साथ में क्या लिखनी है, डायरेक्शन। देखो फोर्स तो ये निकाल ही रहे थे अभी तक, ये साथ में डायरेक्शन और लिखी, और डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो वेक्टर से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लास्ट वाला नहीं आ रहा तो वो वेक्टर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, ये वेक्टर नहीं आ रहा। क्या पॉइंट समझ में आया? आज का लेक्चर का छाप लें जल्दी से फटाफट।